हिंदी शिक्षण एवं संस्कृत शिक्षण की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हिंदी एवं संस्कृत की शिक्षण सामग्रियों को उपलब्ध कराने में थोड़ी सी अनियमितता हो जा रही है। इसका कारण है विद्यालय द्वारा अवकाश होना और कुछ व्यक्तिगत परेशानियों द्वारा मेरा अवकाश लिया जाना और इसी मध्य स्नातक स्तर की परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। इस वजह से भी थोड़ी सी अनियमितता हो जा रही है आप लोगों तक हिंदी एवं संस्कृत की शिक्षण सामग्रियों को पहुंचाने में। फिर भी प्रयास रहेगा कि आप लोगों तक समय से और संपूर्ण सामग्रियां उपलब्ध कराई जाए। आप लोग निश्चिंत रहें। आप लोगों का जो पाठ्यक्रम है वह समय से पूर्व समाप्त कर दिया जाएगा, यह मेरी जिम्मेदारी है। कई बच्चों का प्रश्न है पुस्तकों को लेकर के, तो इस विषय में मैं आप लोगों को बता दूं कि पुस्तक के लिए आप लोग जल्दबाजी न करिए। पुस्तक के लिए आप लोग जल्दबाजी मत कीजिए। अभी आप लोगों के पास पर्याप्त समय है। आप लोगों को जो शिक्षण सामग्रियां उपलब्ध कराई जा रही है उसी का अध्ययन करें। पुस्तकों को लेने के लिए अभी आप लोगों को पिछले सेमेस्टर की पुस्तकों को जमा करना होगा और नए पुस्तक लेने के लिए आप लोगों को पुस्तकालय पत्र बनवाना पड़ेगा। ये स्नातक स्तर की जो परीक्षाएं चल रही है, इस परीक्षा के समाप्त होने के पश्चात ही कुछ सही और सटीक जानकारी पुस्तक के संदर्भ में आप लोगों को दी जाएगी। फिलहाल आप लोगों को पर्याप्त शिक्षण सामग्रियां उपलब्ध करा दी जा रही है। आप लोग इसी का अध्ययन करें तो यह काफ़ी होगा। अब आते हैं अपने विषय पर। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था ध्वनि विज्ञान के विषय में। ध्वनि विज्ञान क्या है, ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे ध्वनि ग्राम विज्ञान, ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान, शारीरिक ध्वनि विज्ञान और यांत्रिक ध्वनि विज्ञान। इन सब विषयों पर संक्षिप्त रूप में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा की ध्वनियों के वर्गीकरण के विषय में। आप लोग जानते होंगे हिंदी भाषा के जो ध्वनि हैं या वर्ण हैं, इन्हें दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये जो दो भाग हैं ये बहुत ही प्राचीन और प्रचलित वर्गीकरण है। आप जानते होंगे कि स्वर वर्ण ऐसे ध्वनि हैं या ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण के समय मुख से वायु मार्ग में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता है और इनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। जैसे स्वर वर्णों का यदि आप उच्चारण करें तो आप मुख पर हाथ लगाकर यह देख सकते हैं कि मुख से किसी भी प्रकार का वायु का उत्पादन नहीं होगा, मुख से कोई वायु नहीं निकलेगी। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ये सब आप कहेंगे तो आप हाथ लगाकर देख सकते हैं कि मुख से कोई वायु नहीं निकलेगी। स्वर वर्ण की संख्या मूल रूप से 11 बताई गई है। 11 स्वर वर्ण है, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, री। ये 11 स्वर वर्ण है। दूसरा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के उच्चारण के समय मुख से वायु मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है। पूर्णतः अवरोध हो चाहे आंशिक रूप से अवरोध हो, लेकिन अवरोध होता है वायु मार्ग में और इसके उच्चारण में स्वर वर्ण के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। आप व्यंजन वर्णों के उच्चारण करके देख सकते हैं, मुख के सामने हाथ लगा करके
आप चाहे क बोले, क, ख, ग, घ। क और ग में आंशिक रूप से और ख और घ में पूर्ण रूप से वायु मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा, आप देखेंगे। तो स्पष्ट है, स्वर वर्ण जिसमें वायु मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, और व्यंजन वर्ण जिसमें वायु मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, पूर्णतः चाहे आंशिक। व्यंजन वर्ण की संख्या मूल रूप से 33 बताई गई है। क से लेकर के ह तक क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। क से लेकर के ह तक 33 ये व्यंजन वर्ण है मूल रूप से। इसके अतिरिक्त जो छ, त्र, ज्ञ हैं ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त इसलिए क्योंकि इनका जो निर्माण होता है वह मूल रूप के व्यंजनों के सहयोग से ही होता है। जैसे छ है, क्षत्रिय का छ, उसके निर्माण के लिए क और मूर्धन्य स दोनों मिल करके क्षत्रिय का छ बनाते हैं। त्र है, त्रिशूल का जो त्र वर्ण है इसके निर्माण के लिए त और र का सहयोग लेना पड़ता है। ज्ञ, ज्ञानी का जो ज्ञ वर्ण है उसके निर्माण के लिए ज और ईय को मिला करके ज्ञ बनाया जाता है। इसी प्रकार से संयुक्त वर्ण एक और है, स्र, जिसे आप लोग श्री या श्रीमान या श्रीमती लिखने में प्रयोग करते हैं। स्र, इसके निर्माण के लिए तालव्य स और र की आवश्यकता पड़ती है। तो मूल रूप से जो व्यंजन है वो उनकी संख्या 33 ही है, क से लेकर के ह तक। अब हम बात करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्णों का वर्गीकरण किया गया है इसे एक बहुत ही सुंदर तालिका में, चार्ट में मैंने तैयार किया है। ये आप लोगों को मैं उपलब्ध करा दे रहा हूँ, इसे आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। इसे समझने के पश्चात आप जीवन भर उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण में भूल नहीं करेंगे। ठीक है, इस चार्ट को आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। उच्चारण स्थान जैसे कंठ है तो क वर्ग के जितने भी ध्वनि हैं वो कंठ से निकलते हैं। इसी प्रकार से अन्य ध्वनि और अन्य उच्चारण स्थान का भी बताया गया है। इसे आप लोग तालिका में बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं वर्णों की गणना के विषय में। कुल वर्ण यानी मानक वर्ण, चाहे कुल वर्ण कहें चाहे मानक वर्ण कहें, इसकी संख्या 52 बताई गई। ये 52 कैसे है इसे बता देते हैं। जैसे मूल वर्ण जो हैं उसकी संख्या 44 है। मूल वर्ण यानी स्वर वर्ण 11 और व्यंजन वर्ण 33, तो दोनों मिला करके जो मूल वर्ण है वो 44 हुए। उसके बाद संयुक्त वर्ण छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 संयुक्त वर्ण हैं। उसके बाद द्वित्व वर्ण, द्वित्व वर्ण 2 होते हैं, ड और ढ। कैसे? ड का प्रयोग और ढ का प्रयोग आप 2 रूप में कर सकते हैं। जैसे ड में को आप डमरू भी कर सकते हैं और उसके नीचे यदि आप बिंदु लगाते हैं तो वह लकड़ी या लड़का या लड़की के रूप में भी कार्य करता है। इसी प्रकार ढ है, ढ को आप ढोलक भी लिख सकते हैं और ढ के नीचे बिंदु लगाने पर आप पढ़ना, पढ़ाई में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो द्वित्व वर्ण 2 हैं, ड और ढ। उसके बाद 2 हैं अयोग वा, अंग और अह। जो आप स्वर वर्ण बचपन में पढ़ते थे अंत में यही आता था, अंग और अह, ये 2 हैं अयोग वा। तो इस प्रकार कुल 52 होते हैं। मूल वर्ण 44, संयुक्त वर्ण 4, द्वित्व वर्ण 2 और अयोग वा 2। ये कुल या मानक वर्णों की संख्या 52 है। तो आज हम लोगों ने ध्वनियों के वर्गीकरण का संक्षिप्त अध्ययन किया है। ठीक है, धन्यवाद।